खुशबू तू कलियां नाल मिला दित्ती, तू डुबदियां नू मत फड़ के वे ए दुनिया फेर दिखा दित्ती। मैं जिगरी सजना दे विचकार किनारे सड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मोरे प्यारे तड़प दे वेखे। नगीने लिश्क दे देखे, नतीजे रिस्क दे देखे, ते डर दे इंसान भी खुशी नाल थिरक दे देखे। मैं चमकदियां धुप्पां विच भी ये बदल कड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मूरे प्यारे तड़प दे वेखे। आ आ आ हो मिट्टी दे बंदे एक दिन वे खुदा नू छू भी सकदे ने। मेरा एहसास है पूरा करिश्मे हो भी सकदे ने। जो पत्थर बन के बैठियां सी सूरतां गौण लगियां ने, मैं पहला सुनिया नहीं सी जो हिदायतां आउण लगियां ने। पहाड़ां दे विच दूर किते जिवें टल खड़क दे देखे, नैना दी लू मोरे प्यारे तड़प दे वेखे। नगीने लिश्क दे देखे, नतीजे रिस्क दे देखे, ते डर दे इंसान भी खुशी नाल थिरक दे देखे। मैं चमकदियां धुप्पां विच भी ये बदल कड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मूरे प्यारे तड़प दे वेखे। ये OCD जिसको समझा जाता है कि कोई हाथ धोने की बीमारी है, कोई परफेक्शन की बीमारी है, तो सिर्फ़ और सिर्फ इतना नहीं है। ये एक प्रॉपर साइकाट्रिक डिसऑर्डर है जिसे DSM-5 में एक्सप्लेन किया गया है, जिसके मतलब एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अवेलेबल है। जैसे कि OCD में O है, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि O स्टैंड्स फॉर ऑब्सेशंस। ये शुरू ही ऑब्सेशन से होता है। अब ऑब्सेशंस क्या होते हैं? ये इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं, इमेजेस होते हैं और अर्जेस होते हैं, और ये सडनली शो अप होते हैं। कंपल्शंस की बात करते हैं ना, तो कंपल्शंस वो रेपिटेटिव बिहेवियर्स हैं या मेंटल एक्शंस हैं जो हम बेसिकली एंग्जाइटी को कवर करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल कंपल्शन में अगर कहूँ तो एक ऐसा बिहेवियर है जो बहालत मजबूरी किया जाता है। OCD जो है वो यूजुअली समझा जा सकता है कि ओवर थिंकिंग की वजह से लोग जो है वो अपने थॉट्स पे एक्ट कर रहे हैं, या फिर कोई उनकी वीकनेस ऑफ कैरेक्टर है, या फिर जो है उनके ऊपर अपना कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं है, इस वजह से वो ऐसे पैटर्न्स की तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हैं युवा स्ट्रीट। आई एम योर होस्ट डॉक्टर अहमद कादरी। आज के शो में सबको वेलकम है। आज मंडे के दिन एंड हमारा जो शो है ऑन मंडेज़ को हम कुछ साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स को डिस्कस करते हैं। तो इसी तरह आज के दिन भी हम एक इम्पॉर्टेंट और काफ़ी वेल नोन साइकाट्रिक डिसऑर्डर OCD को डिस्कस करेंगे। मैं स्टार्ट से पहले बताता जाऊँ कि जो हमारा शो है युवा स्ट्रीट, ये डेली बेसिस पे फ्रॉम 7 PM to 8 PM 1 आवर लॉन्ग शो ब्रॉडकास्ट किया जाता है पाकिस्तान के तीनों बड़े शहरों से, जिनमें लाहौर, इस्लामाबाद एंड कराची तीनों शहर हैं। और जो डेज़ डिवाइडेड हैं वो कुछ इस तरह हैं कि सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे 4 दिन लाहौर स्टूडियो से, वेडनेसडे को इस्लामाबाद स्टूडियो से, एंड थर्सडेज एंड फ्राइडेज़ को कराची, नासिमाबाद एंड कराची क्लिफ्टन विलिंग वेज से ये शो ब्रॉडकास्ट किया जाता है। तमाम सेंटर्स के जो प्रोफेशनल्स हैं अपनी अपनी फ़ीडबैक देते हैं, अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन करते हैं और अपनी ऑडियंस को एंगेज रखते हैं, उनके क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देते रहते हैं। इसी तरह आज के दिन जो हमने टॉपिक पिक किया है OCD का, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहा, ये भी इसीलिए पिक किया है क्योंकि इसके मतलब काफ़ी क्वेश्चंस आते रहते हैं और ये इस तरह का एक डिसऑर्डर है जिसके मतलब काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं, काफ़ी ज़्यादा गलत फहमियाँ हैं। उनको आज दूर करने की कोशिश करेंगे हम। मेरे साथ जो टीम आज मौजूद है उनमें मिस मरियम इलियास,
क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट विलिंगवेज पाकिस्तान लाहौर सेंटर से वाबस्ता, जो पेशेंट्स एंड फैमिलीज़ को साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग और एजुकेशन देती हैं। वेलकम टू द शो मिस। थैंक यू इसी तरह मिस लाइबा एंड डॉक्टर रहमा, मिस लाइबा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर रहमा मेडिकल ऑफिसर विलिंगवेज पाकिस्तान लाहौर सेंटर से ही वाबस्ता, और इसी तरह फैमिलीज़ को भी और पेशेंट्स को भी, दोनों को अपनी एजुकेशन देती हैं, मैनेजमेंट देती हैं, और आज के दिन हमें ओसीडी को एक्सप्लेन करने में और समझने में काफ़ी हेल्प करेंगी। तो स्टार्ट करते हैं कि ये ओसीडी जिसको समझा जाता है कि कोई हाथ धोने की बीमारी है, कोई परफेक्शन की बीमारी है, तो सिर्फ़ और सिर्फ इतना नहीं है। ये एक प्रॉपर साइकाट्रिक डिसऑर्डर है, जिसे DSM-5 में एक्सप्लेन किया गया है, जिसके मतलब एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अवेलेबल है, जिस पे फिट बैठता है कोई पेशेंट तो उसको OCD डायग्नोज किया जाता है, और इसके मतलब फिर मैनेजमेंट दी जाती है, जिसमें मेडिसिन भी शामिल है, कुछ थेरेपीज़ भी शामिल हैं, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी शामिल हैं। तो हम आगाज़ करते हैं जो फर्स्ट टर्म है ओ की, ऑब्सेशंस की। तो मैं चाहूँगा कि मिस मरियम आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, तो डिफ़ाइन करें ऑब्सेशंस होती क्या हैं, किस तरह की हो सकती हैं, कॉमनली किस तरह की देखने को मिलती हैं, और उनमें किस तरह जो लाइफ डिसफंक्शनैलिटी की तरफ जाती है, वो ये सारी बातें क्या हम अपने पेशेंट्स को, अपनी ऑडियंस को बता सकते हैं। जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। जैसे कि OCD में O है, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि O स्टैंड्स फॉर ऑब्सेशंस। ये शुरू ही ऑब्सेशन से होता है। अब ऑब्सेशंस क्या होते हैं? ये इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं, इमेजेस होते हैं और अर्जेस होते हैं, और ये सडनली शो अप होते हैं। ऐसा है कि ये किसी भी इंसान के सिर्फ माइंड में होता है, ये असल में ये चीज़ें नहीं होती। और इसमें एक ये भी चीज़ है कि ईगो डिस्टोनिक, इसका मतलब है कि वो चीज़ें, ये थॉट्स आपकी वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ होते हैं, आपके बिलीव्स के ख़िलाफ़ होते हैं, आपके मॉरल्स के ख़िलाफ़ होते हैं, और ये सब कुछ आपके ब्रेन के और माइंड के इनसाइड ही हो रहा होता है। इससे आप अब अंदर ही अंदर लड़ रहे होते हैं, और ये सडनली अपेयर होता है, इंटेंशनल नहीं होती ये। और इसमें एक होता है कभी कभी, फॉर एग्जांपल हमें ख्याल आता है कि मैं अपने घर वालों को हर्ट करूं। अब ये ख्याल है, और ये इतना उस पर्सन को डिस्टर्ब कर रहा होता है कि मैं ऐसा ख्याल आ भी क्यों रहा है, मैं तो ऐसा नहीं चाहता। तो इस तरह के ख्यालात होते हैं इसमें। इसके कुछ कॉमन थीम्स हैं, जैसे कि फेयर ऑफ कंटेमिनेशन, कि किसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल अभी मैंने किस टेबल को हाथ लगा दिया तो ये गंदी है, टेबल गंदी है हालांकि साफ़ है, और फिर मैं बार बार हाथ धोने जाऊंगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे हाथ पे कोई गंदगी लग गई है। तो ये होता है फेयर ऑफ कंटेमिनेशन। और फिर उसके बाद हार्म रिलेटेड थॉट्स, किसी एक्सीडेंट के रिलेटेड कोई थॉट आ सकता है, कोई वायलेंस के रिलेटेड थॉट आ सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग टेरिबल, कि मैंने कुछ बहुत बुरा कर दिया हुआ है। तो इस तरह के थॉट्स आ सकते हैं। इसमें रिलीजियस और मॉरल बिलीव्स भी आ सकते हैं, जैसे कि डिड आई प्रे करेक्टली, क्या मेरी दुआ कबूल हो रही है, क्या मैं जो ये बिहेवियर्स कर रहा हूँ ये ठीक है, इस्लाम के मुताबिक है, क्योंकि हम मुस्लिम्स हैं तो मैं उसकी एग्जांपल दे रही हूँ आपको। और इसके बाद सेक्सुअल इंट्रूसिव थॉट्स भी हो सकते हैं जो काफ़ी डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। और उसके बाद सिमेट्री और एग्जैक्टनेस आती है, थिंग्स नीडेड जस्ट लाइक, जो फील होता है कि बिल्कुल एक जैसी ये चीज़ें हो रही हैं। तो इस तरह के ये कुछ कॉमन थीम्स हैं, ऑब्सेशन से रिलेटेड है। और इसमें ये होता है कि OCD में ब्रेन जो है वो मिस रीड कर लेता है एक थॉट को एज अ थ्रेट। मतलब सिंपल थॉट्स हैं वो सबको आते हैं, लेकिन इसमें ब्रेन जो है वो मिसरीड करके उसको समझता है कि ये तो थ्रेट है, इस चीज़ का क्या हो सकता है। और अगर हम थॉट्स आते हैं और उसको अटेंशन नहीं देते, वो क्या होता है, वो चले जाते हैं, वो क्रॉस हो जाते हैं, उनकी इंटेंसिटी भी कम हो जाती है, हम एक्नॉलेज करते हैं और लेट गो कर देते हैं। लेकिन OCD में क्या होता है कि हम थॉट्स को अटेंशन देते हैं, जब अटेंशन देते हैं किसी चीज़ को तो वो लाउड होती है। तो इसमें भी यही होता है कि ऑब्सेशंस को अगर हम लोग अटेंशन दें तो वो लाउड होने लग जाती है, और फिर वो बार बार चीज़ होती है, रिपीट होती है, और अगेन एंड अगेन होती है। कुछ लोग इसको समझ नहीं पाते, उनको लगता है क्या है ये, सोचे ही तो हैं, हाथ धो रहे हैं बार बार, लेकिन असल में ये बहुत तकलीफदेह होता है, क्योंकि ये बहुत इंटेंस होता है, रेपिटेटिव होता है, बार बार सोच आ रही होती है, और फिर बार बार हमारा दिल कर रहा होता है कि फॉर एग्जांपल हमने हाथ धोने हैं, टेबल को हाथ लगाया, हमने बार बार हाथ धोने हैं। इस तरह के थॉट्स बार बार आना बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है। उसके बाद बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग होता है, और जो पीपल जो है एक्टिवली ट्राई टू फाइट देम और पुश देम अवे, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं होते। इस वजह से ये बहुत इमोशनली एग्जॉस्टिंग होता है, आपको एंशियस करता है, गिल्टी फील कराता है, अशेम्ड फील कराता है कि वाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे माइंड मेरे साथ ऐसा क्यों करवा रहा है।
बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि ये कैसे लोग हैं, अजीबो-गरीब से लोग हैं, हर वक्त सोचते रहते हैं, और कुछ लोग हाथ धोते रहते हैं, कुछ लोग कुंडी बार बार चेक करते हैं कि लॉक लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, इस तरह की चीज़ें बार बार करते हैं। गैस का स्टोव चेक कर रहे होते हैं कि मैंने बंद किया था नहीं किया था, हालांकि बंद होता है वो चीज़। ये सिर्फ थॉट्स होते हैं जो ऑब्सेशंस की हम बात कर रहे हैं। इसमें हमें ये देखने की ज़रूरत है कि थॉट्स हैं, इंटेंशंस नहीं है। अगर हम इस पे एक्ट करेंगे तो फिर बार बार वो सोचें आएंगी, बार बार ऑब्सेशंस होंगी। और थॉट का मतलब ये नहीं है कि हमने वो चीज़ करनी है, उस चीज़ पे एक्ट ऑन करना है। सिर्फ थॉट है, ज़रूरी नहीं है कि हम एक्ट ऑन करें उस पर। और ये किसी का करेक्टर भी डिफाइन नहीं करता, ये एक चीज़ है। और मैं इंपॉर्टेंट एक चीज़ कहना चाहूँगी, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन अ थॉट एंड एन एक्शन इज़ ऑफन द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द रिलीफ। ठीक है, तो एक तो हम इसको नॉर्मल वरी से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो नॉर्मल वरी होती है उसके जी। अंदर कोई नॉर्मल सी होगी, लेकिन ये जो ऑब्सेशंस होती हैं इनकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है। एक आपने वर्ड यूज़ किया ईगो डिस्टोनिक, कि उस पर्सन की वैल्यूज़ के ऑपोजिट लाइकली हो जाती हैं, कि समटाइम्स ही और शी इज़ नॉट इवन थिंकिंग इन दैट मैनर, लेकिन फिर भी उस तरह की सोचें उसको आती रहती हैं। तो इनको ऑब्सेशंस को आइडेंटिफाई करना, जी। इनको समझना बहुत ज़रूरी है, एक पेशेंट के लिए भी, उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए भी, कि वो जो पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहा है वो उसकी विल के अगेंस्ट है। वो ये नहीं चाह रहा कि वो यही उसको सोचें आई जाएं, उसको बिल्कुल। बार बार यही सोचें आई जाएं कि मेरे हाथ गंदे हैं, मेरे साथ बुरा हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मेरा ये या घर स्टोव वालों ऑन को रह हर्ट, गया है, हाँ, घर वालों को कोई नुकसान हो जाएगा, वो ये बिल्कुल। सोचना नहीं चाह रहा। लेकिन उसकी बीमारी इस तरह की है कि ये सोचें उसको बार बार आती हैं और उसकी विल के अगेंस्ट आती हैं। बिल्कुल। तो इससे फिर जन्म लेती है सेकंड पार्ट, सी पार्ट, जिसे कंपल्शन कहते हैं, जैसे एक्शन कहते हैं। कि सिर्फ अभी सोच तक बात थी, बिल्कुल। अभी तक वो सोचें आ रही थी, वो थॉट्स आ रही थी, फिर इन सोचों के साथ कुछ कंपल्शंस, कुछ एक्शंस एसोसिएटेड हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मिस लाइबा आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये कंपल्शंस जो हैं इनको कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, किस तरह के कॉमनली देखने को मिलते हैं कंपल्शंस, और उसी तरह जिस तरह के जो थॉट्स हैं उनसे भी डिसफंक्शनैलिटी आ रही होती है, तो इन कंपल्शंस की वजह से क्या क्या डिसफंक्शनैलिटी आ सकती है एक पेशेंट की लाइफ के अंदर, उनकी फैमिली की लाइफ के अंदर। जी। कंपल्शंस की बात करते हैं ना, तो कंपल्शंस वो रेपिटेटिव बिहेवियर्स हैं या मेंटल एक्शंस हैं जो हम बेसिकली एंग्जाइटी को कवर करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल कंपल्शन में अगर कहूँ तो एक ऐसा बिहेवियर है जो बहालत मजबूरी किया जाता है। आप करना नहीं चाह रहे हैं, आप इसलिए करें कि आपको उससे तसल्ली होगी, जो आपकी ऑब्सेशंस की एक आप तसल्ली करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको करके भी तसल्ली महसूस नहीं हो रही। जब हम कंपल्शंस की बात करते हैं तो ये ऐसे रेपिटेटिव बिहेवियर्स हैं जो 2 लेवल पे किए जा सकते हैं। अब ऐसे हो सकता है कि ये कुछ मेंटल एक्ट्स भी हो सकते हैं, और ऐसे भी हो सकता है कि ये कुछ बिहेवियरल कंपल्शंस भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं बिहेवियरल कंपल्शंस की बात करूं तो ये बहुत विजिबल एक्शंस होते हैं। जैसे कोई इंसान है, वो घर आया है और उसने आके डोर लॉक किया है, लेकिन जब वो रूम में गया है तो उसको एक थॉट आया कि पता नहीं मैंने जो डोर है वो लॉक किया था या नहीं किया था। अब वो जाता है, वो चेक करता है कि डोर तो लॉक है। अब वो दोबारा से रूम में आ जाता है, लेकिन फिर से उसको एंग्जाइटी होती है और दोबारा से ये थॉट आता है कि पता नहीं मैंने डोर लॉक किया या नहीं किया, या किया भी है तो सही से किया या नहीं किया। और वो दोबारा से जाता है और वो दोबारा से जाके फिर से जो है वो लॉक को खोलता है और दोबारा से लॉक करता है। फिर वो आ जाता है, फिर वो दोबारा से सोचता है पता नहीं अब इस दफ़ा मैंने ठीक से किया या नहीं किया, 3rd टाइम, 4th टाइम, 5th टाइम, और ये चलता रहता है। तो जब हम बिहेवियरल कंपल्शन की बात करते हैं तो इसमें ये होता है कि आप बिहेवियर को बार बार परफॉर्म करते हो, और वो विजिबल होता है कि आप बार बार उस बिहेवियर को कर रहे होते हो। कभी कभी घर वाले रिपोर्ट कर रहे होते हैं, कभी कभी पेशेंट खुद रिपोर्ट कर रहा होता है। अब उसमें गोल तो यही है कि एंग्जाइटी को कम किया जाए, लेकिन एंग्जाइटी कम नहीं हो रही होती। अब इसको हम चेकिंग कहते हैं, जिसमें जैसे मैंने बताया कि लॉक का बार बार चेक करना, बार बार देखना कि आपने चूल्हा बंद किया या नहीं, क्योंकि आपका एक चीज़ उसमें यही होती है कि या तो आप खुद को सेव करना चाह रहे होते हो या दूसरों को सेव करना चाह रहे होते हो। अब इसमें इस तरह के थीम्स भी होते हैं कि बहुत ज़्यादा वॉशिंग और क्लीनिंग से रिलेटेड होते हैं। अब जैसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, वो बार बार हाथ को धोएंगे, बार बार हाथ को धोएंगे। उनको लगता है कि मे बी अगर उन्होंने डोर को टच कर लिया है या किसी से हैंडशेक कर लिया या उनका हाथ कहीं लग गया तो अब हाथ गंदा हो गया और जर्म्स लग गए हैं। तो वो सेफ्टी वाली फीलिंग्स को महसूस करने के लिए वो बार बार वो एक बिहेवियर को परफॉर्म करेंगे जो कि उनकी कंपल्शन होगी।
अब बिल्कुल इसी तरह मिसाल के तौर पे इसमें हम एक और थीम देखते हैं जिसको ऑर्डरिंग और अरेंजिंग कहते हैं। अब इसमें ये होता है कि एक इंसान है वो बार बार चीज़ों को अरेंज करेगा। आप रूम में बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि आपकी बुक्स पड़ी हुई हैं, आपकी जो है वो स्टेशनरी पड़ी हुई है, आपके क्लॉथ्स पड़े हुए हैं, लेकिन आप कहेंगे नहीं ये सही तरीके से नहीं है। अब मैं इनको कलर वाइज अरेंज कर लेता हूँ, अब मैं जो हूँ वो इनको एक पर्टिकुलरली सीक्वेंस से कर लेता हूँ, मैं उनके साइज़ के अकॉर्डिंग कर लेता हूँ, लेकिन कभी भी आप उससे सेटिस्फाई नहीं होंगे। आप उनको परफेक्टली अरेंज करने की कोशिश करेंगे, आप उनके कलर्स देखेंगे, आप उनकी अलाइनमेंट देखेंगे, लेकिन यही होगा कि छोटी सी जो इम्परफेक्शन भी होगी ना वो बहुत एक्सट्रीम एंग्जाइटी को कॉज करेगी। अब बहुत सारे जो रिपीटेड एक्शंस होते हैं वो हमारे बिहेवियरल कंपल्शंस में आते हैं। मिसाल के तौर पे कोई इंसान है जो बार बार लाइट को ऑन कर रहा है, ऑफ कर रहा है, ऑन कर रहा है, ऑफ कर रहा है, और इसके पीछे कोई एक थॉट है कि किसी हार्म को हमने प्रिवेंट करना है। अब इसी तरह जब हम बात करते हैं तो दूसरी तरफ हमारी आ जाती हैं मेंटल कंपल्शंस। अब मेंटल कंपल्शंस में ऐसे एक्शंस होते हैं जो विजिबल तो नहीं होते, दे आर बेसिकली इंटरनल एंड ऑफन लाइक इनविजिबल टू अदर्स। लाइक फॉर एग्जांपल कि मैं कोई वर्ड्स रिपीट कर रही हूँ, मैं कोई प्रेयर रिपीट कर रही हूँ, मैं कोई फ्रेज़ है उसको बार बार अपने माइंड में कह रही हूँ, एंड अगेन उसका पर्पस भी यही है कि मैंने हार्म को अवॉइड करना है। मैं ऑब्जेक्ट्स को बार बार काउंट कर रही हूँ टू फील सेफ। लाइक फॉर एग्जांपल इसमें इस तरह से होता है कि कुछ लोग बहुत काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं, कोई एक स्पेसिफिक वर्ड बार बार कहना शुरू कर देते हैं। न्यूट्रलाइजिंग बहुत ज़्यादा होती है हम जब मेंटल एक्ट्स की बात करते हैं ओसीडी के अंदर, कि आपको एक थॉट आया है कि आपने किसी को हार्म कर दिया है, अब आप अपने माइंड के अंदर उस चीज़ को न्यूट्रलाइज करेंगे कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। आप कोई इस तरह की स्टेटमेंट्स कहना शुरू कर देंगे या इस तरह की प्रेयर करना शुरू कर देंगे कि आपने कहीं ना कहीं अपने माइंड में ही चीज़ों को ठीक कर दिया, उस हार्म को आपने प्रिवेंट कर दिया, चीज़ों को बेहतर कर दिया। अब इसी तरह ये फिर चलता रहता है, चाहे फिर वो फिज़िकल आपका जो बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन है उसकी, या फिर उसकी मेंटल मैनिफेस्टेशन है। अब इसके अलावा ये होता है कि फिर अब इसके पीछे ना हमारी ओसीडी साइकिल होती है। ओसीडी साइकिल इस तरह से वर्क करती है कि आपको एक ऑब्सेशन आई है। अब ऑब्सेशन क्या है कि आपका एक थॉट है, आपको एक अर्ज आई है, आपको एक इमेज आया है, राइट? उसने आपको एंग्जाइटी कॉज की है। अब उस एंग्जाइटी से डील करने के लिए आपने फ़ौरन से एक कंपल्शन परफॉर्म कर दिया है। जब आपने कंपल्शन परफॉर्म किया है तो उससे ये होगा कि मुझे टेम्परेरीली रिलीफ मिलेगा, मुझे अच्छा महसूस होगा, लेकिन क्योंकि अब मुझे उससे अच्छा तो महसूस हुआ है थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेज ये होंगे कि मेरी जो एंग्जाइटी है वो उससे रीइंफोर्स होगी, मेरा जो कंपल्सिव बिहेवियर है वो उससे रीइंफोर्स होगा। मैं बार बार वो चीज़ करूँगी टू फील बेटर, लाइक कि बार बार वो कंपल्सिव बिहेवियर परफॉर्म करती रहूँगी और एक साइकिल वो चलती रहेगी। अब यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम एक डिफरेंस क्रिएट करें कि एक हैबिट क्या होती है और एक कंपल्सिव बिहेवियर क्या होता है। फॉर एग्जांपल अब हैबिट अगर एक ऐसी चीज़ होगी जो आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब आप कुछ भी कर रहे हैं बट यू फील गुड, राइट? वो आपको हैप्पी फील करवा रहा है। लेकिन एक जो कंपल्शन होती है वो एंग्जाइटी ड्रिवन होता है। उसमें ये होता है कि आपकी डेली लाइफ के साथ इंटरफेयर करती है और आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। अब इसके फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज इस तरह से आते हैं कि ऑब्वियसली आपका बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा है एक पर्टिकुलर कंपल्शन परफॉर्म करने में। आप जो है वो दिन के कई घंटे सिर्फ हाथ धोने में गुजार रहे हैं या दिन के कई घंटे सिर्फ काउंटिंग करने में गुजार रहे हैं। इसके अलावा आप चीज़ों को अवॉइड करने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी ओसीडी जो है वो क्लीनलीनेस से रिलेटेड है तो हो सकता है कि आप लोगों से मिलना जुलना छोड़ दें, आप फिज़िकल टच को अवॉइड करें, हैंडशेक्स को अवॉइड करें, हग्स को अवॉइड करें, जिससे एक बहुत ज़्यादा एक रिलेशनशिप्स में भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसके अलावा ये होता है कि आपके करियर को भी अफेक्ट करता है कि आप एक सर्टेन ऑब्सेशन और कंपल्शन के पैटर्न के साथ चल रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको लगता है कि अब आप लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ सकते क्योंकि इसके रास्ते में आपकी ओसीडी आ गई है। तो इस तरह से ये एक ओसीडी साइकिल चली जाती है, ऑब्सेशंस आती हैं, देन यू परफॉर्म अ कंपल्शन, और वो बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए एक साइकिल को ब्रेक करना। बट इसमें ये वही वाली बात है कि इट इज़ पॉसिबल टू ब्रेक द साइकिल एंड रिगेन कंट्रोल ओवर योर लाइफ। बिल्कुल। तो इस तरह हम ये ऑब्सेशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया ताकि सबको ये पता लग जाए कि क्या ऑब्सेशन हो सकती है, क्या हैबिट हो सकती है, और किस तरह वो डिसफंक्शनैलिटी भी आ रही होती है ना सिर्फ पेशेंट की लाइफ के अंदर बल्कि उनके साथ जो रह रहे हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह ऑब्सेशंस और कंपल्शंस एक पेशेंट की लाइफ के अंदर डिसऑर्डर लेके आ रहे होते हैं, जो हमारा टॉपिक भी है ओसीडी का, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मतलब कि ऑब्सेशन होती है, जो थॉट आती है जिसकी वजह से एक कंपल्शन आती है, एक बिहेवियर आता है, और जिसकी बाइस एक डिसऑर्डर लाइफ के अंदर आ सकता है। जो डिसऑर्डर है उसको हम 4 कैटेगरीज़ के अंदर ही डिवाइड करते हैं, जिसमें
बायोसाइकोसोशल और स्पिरिचुअल मॉडल के लिहाज से करते हैं कि उनकी फ़िज़िकल हेल्थ पे कुछ इफ़ेक्ट आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल हाथ धोने की वजह से उनके हाथ की स्किन ख़राब हो सकती है। फिर जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है, जो उनकी सोचें, उनकी एंग्जाइटी, उनकी परेशानी इंक्रीज़ हो सकती है। फिर इसी तरह सोशल इंटरेक्शंस उनके अफेक्ट हो सकते हैं, और आखिर में स्पिरिचुअलिटी, मतलब कि उनका कनेक्शन विद देमसेल्व्स अफेक्ट हो सकता है। तो ये बात हम जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद, और वक्फे के बाद हम जानेंगे कि जो मेडिकल इसके पीछे बायोलॉजी है वो किस तरह अफेक्ट होती है और किस तरह ये डिसऑर्डर क्रिएट करती है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। आज के दिन हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं OCD का, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अभी ब्रेक पे जाने से पहले हमने डिस्कस किया कि ऑब्सेशंस क्या होती हैं, कंपल्शंस क्या होती हैं, और किस तरह ये लाइफ के अंदर डिसफंक्शनैलिटी और डिसऑर्डर लेके आ रही होती हैं। अब हम जानेंगे मेडिकल पर्सपेक्टिव कि इसके पीछे बायोलॉजी क्या है, OCD होता कैसे है, जो साइकिल है, जो लूप बनता है OCD का, इसके पीछे बायोलॉजी क्या है, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर अफेक्टेड होते हैं, किस तरह हम इनको थोड़ा सा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीट भी कैसे कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हम तक पहुंचाएंगी, सारी फीडबैक, सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर रहमा। तो डॉक्टर रहमा, मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमें और हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि बायोलॉजी और जो बायोकेमिस्ट्री है OCD की, वो क्या हो सकती है और क्या होती है। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। जी। OCD जो है वो समझा जाता है, यूजुअली समझा जा सकता है कि ओवर थिंकिंग की वजह से लोग जो है वो अपने थॉट्स पे एक्ट कर रहे हैं, या फिर कोई उनकी वीकनेस ऑफ कैरेक्टर है, या फिर जो है उनके ऊपर अपना कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं है, इस वजह से वो ऐसे पैटर्न्स की तरफ जा रहे हैं। जबकि असल में अगर देखा जाए तो OCD स्पेसिफिकली एक न्यूरो साइकाइट्रिक इलनेस है, जिसके अंदर आपके पाथवेज जो है मोडिफाई होते हैं, ब्रेन के लेवल पे डिसफंक्शनैलिटी आ रही होती है इन द पाथवेज, जिसकी वजह से और उन पाथवेज में आ रही होती है जो फियर, डिसीजन मेकिंग और आपके बिहेवियरल सर्किट्स जो होते हैं बेसिकली ब्रेन के, उसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम आ रहा होता है, जिसकी वजह से आपका एक डिसऑर्डर की फॉर्म इख्तियार कर जाती है। इट इज़ नॉट इंटायरली कि आप कहें कि पर्सन की विल पावर नहीं है या एबिलिटी टू कंट्रोल हिमसेल्फ नहीं है, इस वजह से वैसे थॉट्स की तरफ जा रहे हैं। तो इसके अंदर इसको देखना पड़ता है कि जो पाथवेज इन्वॉल्व हैं या कौन से सर्किट्स इन्वॉल्व हैं ब्रेन के। तो एक जो लूप होता है जिसको हम कहते हैं, मतलब डिफरेंट पाथवेज क्योंकि इंटरलिंक्ड हैं, तो एक लूप कंस्टिट्यूट करते हैं जो सारे एरियाज़ का इंटरेक्शन है आपस में। उस लूप का नाम होता है कॉर्टिकोस्ट्राइटो थैलेमो कॉर्टिकल पाथवे। ये सारे जो है ये एक लूप फॉर्म करता है, यानी एक ब्रेन के एरिया से दूसरे ब्रेन के एरिया तक कोऑर्डिनेशन होती है एंड देन फिर रिएक्शन परफॉर्म होता है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा होता है कि अगर हमारे ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स की हम बात करें तो वहाँ पे जो है वो सेंस करता है कि कोई एरर है, कोई चीज़ अनयूजुअल है, या फिर कोई चीज़ जो है वैसे नहीं हो रही जैसे होनी चाहिए, तो वो एरर डिटेक्शन बेसिकली करता है उस एरिया में। फिर उसके बाद अगला एरिया जो होता है वो आपके इमोशनल डिस्ट्रेस को डिटर्मिन करता है, जो कि इंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स है। फिर उसके बाद तीसरा एरिया जो थैलेमस है उधर जाके रिले करता है सिग्नल, यानी पॉज होता है थोड़ी देर के लिए, फिर आगे फर्दर डायरेक्ट होता है। तो जहाँ पे डायरेक्ट होता है फर्दर वो हमारा बिहेवियर कंट्रोल करता है, या फिर इनहिबिशन कहाँ पे आनी चाहिए या हमें कहाँ पे रुक जाना चाहिए वो डिटर्मिन करता है वो एरिया जहाँ से थैलेमस से सिग्नल जा रहे होते हैं, यानी बेसल गैंग्लिया कॉर्डेट न्यूक्लियस वाला एरिया।
वहाँ पे जाके जो है वो कंट्रोल करे हमारा बिहेवियर, या हम किस तरह से रिस्पॉन्ड करें या कितना रिस्पॉन्ड के बाद हमें रुक जाना है। जैसे हम भी एग्जांपल्स दी गई कि अगर हाथ धो रहे हैं तो धो ही जा रहे हैं, तो कितना धोने के बाद हमें फील हो के बस अब इतना ख़त्म करनी चाहिए एक एक्टिविटी। तो ये जो होता है ये डिटर्मिन करे होता है ये ब्रेन का सर्किट। अब जब OCD वाला किसी के अंदर पैटर्न इस्टेब्लिश होगा तो उसके अंदर इस सर्किट का प्रॉब्लम आ जाएगा। अब क्या होगा कि ब्रेन जो है वो कंटिन्यूस एरर डिटेक्ट कर रहा है, मतलब वो उन सिग्नल्स को ऐसे इंटरप्रेट कर रहा है कि कंटिन्यूसली कोई डेंजर है या कोई थ्रेट है, और कंटिन्यूस फायरिंग हो रही है ब्रेन के इस सर्किट के अंदर। और एक तो ये है कि कंटिन्यूस फायरिंग भी हो रही है और वो एक्शन ताकि परफॉर्म हो, और दूसरी चीज़ ये है वो ये भी नहीं बता रहा कि टास्क कंप्लीट हो गया है, मतलब नाउ यू हैव टू स्टॉप, ये वाली चीज़ भी डैमेज हो रही है। तो यानी कंटिन्यूसली ये सिग्नल भी जा रहा है कि काम करना भी है, और ये भी नहीं सिग्नल इनहिबिशन भी नहीं हो पा रही कि यहाँ पे रुक जाना है, तो ये काम हो चुका है। हाँ, तो ब्रेन का जो अलार्म सिस्टम है वो एक्टिवेट हो गया होता है, जो कि बेसिकली इस लूप के डैमेज या डिसफंक्शन की वजह से हो रहा है। अल्टीमेटली उसकी वजह से होता क्या है कि जो हार्मलेस थॉट्स भी हैं वो हमारे ब्रेन परसीव करता है कि वो थ्रेट्स हैं, और उन पे वो एक्ट करना शुरू करता है उसके प्रोटेक्शन के लिए अपने आप को, या फिर जैसे अगर कोई चीज़ उसे लग रही है कि जैसे कंटेमिनेटेड है फॉर एग्जांपल, तो उसको वो एक हार्मलेस मतलब हार्मफुल सिग्नल की तरह परसीव करता है। तो जो हार्मलेस सिग्नल्स भी हैं वो हार्मफुल बन के ब्रेन के सामने प्रेजेंट हो रहे होते हैं, और फिर उन पे हमारी बॉडी एक्ट कर रही होती है। अल्टीमेटली क्या होता है, और साथ में जब टास्क कंप्लीट भी हो रहा है तब भी ब्रेन उसको रिसीव नहीं कर पा रहा कि हमारा टास्क कंप्लीट हो गया, नाउ वी नीड टू स्टॉप। तो कंटिन्यूस फायरिंग भी हो रही है, कंटिन्यूस एक्शन परफॉर्म हो रहा है, और फिर इट लीड्स टू ऑब्सेशन एंड कंपल्शन। तो बेसिकली इट इज़ एक्चुअली अ डिसरेगुलेशन या डिसफंक्शन इन द ब्रेन पाथवेज, जो कि एक पर्टिकुलरली हमने एक लूप की बात की जो कि कंसर्न्ड है इसके साथ। अगर हम न्यूरोकेमिकल लेवल पे बात करें तो सेरोटोनिन जो है इज़ अ केमिकल जो जिसकी डिसरेगुलेशन होती है। इस सेरोटोनर्जिक पाथवेज के अंदर बेसिकली डिसरेगुलेशन हुई होती है उन पाथवेज की, क्योंकि सेरोटोनिन जो है वो कंट्रोल करता है एंग्जाइटी मॉड्यूलेशन, एक तो उसके अंदर उसका रोल होता है। इसके अलावा बिहेवियरल इनहिबिशन या बिहेवियरल जो हमारे रवैये होते हैं उनको भी कंट्रोल करने में सेरोटोनिन का जो है वो हाथ होता है। साथ में जो हमारी कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे अगर हमें पता है कि कोई काम हमें नहीं करना है या करना है तो उसके अंदर कितना फ्लेक्सिबल होना है, अपने थॉट्स के ऊपर किस तरह से उन्हें केटर करना है, इसमें भी सेरोटोनिन का रोल है। तो अगर जब सेरोटोनिन पाथवेज जो है वो डैमेज या इफेक्ट हो रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपके ये सारे पैरामीटर्स जो है इफेक्ट हो रहे होंगे, एंड अल्टीमेटली फिर क्या ऑब्सेशन और कंपल्शंस वाली सिचुएशन आएंगी। इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जाता है कि जब हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं इसके, तो SSRIs जो हम देते हैं सेरोटोनिन के लेवल्स इंक्रीज़ करने वाली मेडिकेशन, वो इसके ट्रीटमेंट के अंदर इफेक्टिव हो जाती हैं। तो इससे हम यह अंदाज़ा लगाते हैं कि जो न्यूरोकेमिकल लेवल पे डैमेज या प्रॉब्लम आ रही है दैट इज़ सेरोटोनर्जिक पाथवेज के लेवल पे। अच्छा, फर्दर अगर हम डिस्कस करें कि इसके अंदर जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, अगर कोई पूछे कि रिस्क फैक्टर्स जो है वो क्या होते हैं, तो जिस तरह बाकी साइकाइट्रिक इलनेसेस हैं उसके अंदर भी हमारा जो है जेनेटिक जो है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेनली। तो इसके अंदर भी जीन्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे अगर किसी के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में अम्मी अब्बू बहन भाई कोई सफ़र कर रहे हैं इस डिज़ीज़ से, तो उनके बहुत चांसेस हैं कि वो भी इस चीज़ से सफ़र करेंगे। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन तो है। इसके साथ ये भी है कि अगर किसी के अंदर एडोलेसेंस या अर्ली एज के अंदर इसका ऑनसेट हो जाता है इसका, क्योंकि होता ही अर्ली एज में है ऑनसेट, तो फिर डिज़ीज़ जो है वो उनके अंदर प्रेजेंट कर जाती है। एक ये फैक्टर भी है। अच्छा, इसमें ये है कि बाकी जैसे डिजीज़ के अंदर भी हम कहते हैं साइकाइट्रिक इलनेस के अंदर कि एनवायरनमेंट जो है वो डिजीज़ कॉज नहीं करती। मतलब इसके अंदर भी यही है कि एनवायरमेंटल फैक्टर एक ट्रिगर के तौर पे सर्व कर सकते हैं, लेकिन जीन्स जो है वो प्रेजेंट होंगी आपके पास। तो जेनेटिक बेसिस भी थी, साथ में कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट किए, एंड अल्टीमेटली जो है वो फिर डिजीज़ प्रेजेंटेशन हमारे सामने आ जाती है। अगर इसके अलावा फर्दर अगर हम डिस्कस करें तो क्योंकि जिस तरह हमने बताया कि बाकी डिसऑर्डर्स के साथ भी इसको कंपेयर किया जाएगा, क्योंकि तो ख्यालात ही रहे हैं, तो इसको साइकोसिस से भी लिंक किया जाता है। मतलब जो आपका OCD है कि थॉट्स, उसके अंदर भी थॉट्स आ रहे हैं, इसके अंदर भी थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन जो डिफरेंस है दोनों के अंदर वो ये है कि साइकोसिस के अंदर पेशेंट इंसाइट नहीं होती। मतलब उसके अंदर जो है पेशेंट को लगता है कि जो थॉट्स आ रहे हैं वो ही हकीकत है, जबकि इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट को पता है कि उसके थॉट्स इरैशनल हैं, जो कि इसके डिटर्मिनेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट एस्केप करना चाह रहा होता है अपने थॉट्स को, और जो डिस्ट्रेस आ रहा होता है वो भी इस वजह से आ रहा होता है कि वो उनको केटर नहीं करना चाह रहा होता फ्रॉम दैट फियर। मतलब वो जो डिस्ट्रेस उसकी लाइफ में आ रहा होता है वो इस वजह से आ रहा होता है क्योंकि वो थॉट्स को केटर नहीं करना चाहता। जबकि साइकोसिस के अंदर पेशेंट जो है वो अपने थॉट्स पे बहुत एडामेंट होगा कि मतलब मैंने ये थॉट आ रहा है तो ये मेरा फर्म बिलीफ है, वो इसको मानेगा कि मतलब ये मैं इसी पे एक्ट करूँगा, और बल्कि उन थॉट्स पे एक्ट भी करेगा। जबकि इसलिए वो उन पे एक्ट करने से भागेगा कि मैंने जो है वो इन थॉट्स पे एक्ट नहीं करना, क्योंकि अगर मैं करूँगा मैं साइकिल में फंस जाऊँगा। तो जो पेशेंट इंसाइट है वो हमें इसकी डायग्नोसिस में भी हेल्प करती है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है
जो हमें बताती है कि पेशेंट को पता है कि उसकी डिजीज़ सिम्टम्स क्या हैं, उसको पता है कि उसने इनको एस्केप करना है। द इंटेंशन टू एस्केप दोज थॉट्स जो है वो हमें आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है कि इन पेशेंट को जो है इंसाइट है, कम से कम वो डिसएंगेज करना चाह रहे होते हैं, वो कर नहीं पा रहे होते, दैट इज़ ड्यू टू द पाथवेज डैमेज और डिसरेगुलेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से, लेकिन करना चाहते ज़रूर होते हैं। तो उसके बाद फर्दर अगर हम इसके मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें, जो स्लाइटली मैंने बताया भी है कि इसके अंदर जो है SSRIs का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं। इसके अंदर ये होता है कि वो उनका स्लाइट मैकेनिज्म ये है कि वो सेरोटोनिन के लेवल्स को इंक्रीज़ कर देते हैं, मतलब उसका जो मेटाबॉलिज्म है उसका डिले कर देते हैं टाइम, ताकि वो ज़्यादा देर उन पाथवेज के अंदर रहे और जो सारे फंक्शंस जो सेरोटोनिन डेफिशिएंसी की वजह से कम हुए थे वो ज़्यादा हो जाए। अब लेकिन एक डिफरेंस ये है कि जैसे डिप्रेशन वगैरह के अंदर भी हम SSRIs देते तो हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ी हाई डोजेज रिक्वायर्ड होती हैं, प्लस जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मतलब बिल्डअप होने में टाइम लगेगा, इफेक्ट आने में 6 to 12 वीक्स लग सकते हैं। सो मेडिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिकेशन इफेक्टिव ज़रूर है, लेकिन उसके लिए पेशेंस इज़ रिक्वायर्ड। अगर किसी भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यू की जाए मेडिकेशन या फिर डिस्करेजमेंट हो कि क्या मेडिकेशन क्यों लेनी है, तो फिर जो है ट्रीटमेंट हिंड्रेंस आ जाएगी, वो एक तरह से लिमिटेशन आ जाएगी। अदरवाइज़ अगर मेडिकेशन ली जाए तो इसके बहुत बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स हैं और बहुत ज़्यादा देखा गया कि इफ़ेक्टिव होती हैं। तो इसके अलावा अगर SSRIs जो है कुछ केसेस के अंदर इफेक्टिव नहीं होती, तो क्लोमिप्रामीन जो है विच इज़ अ TCA ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, वो भी दिया जा सकता है इसके अंदर, लेकिन वो सिर्फ उन केसेस के अंदर दिया जाता है जो SSRIs को रिस्पॉन्स ना करें, हाँ ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट केसेस के अंदर बेसिकली, तब वो दिया जाता है। और उसके अंदर भी ये है कि क्लोज मॉनिटरिंग की जाए और साइड इफेक्ट प्रोफाइल जो है वो देखा जाए कि क्या क्या है, किसके अंदर प्रोज एंड कॉन्स इवैल्यूएट करके फिर उसके बाद वो दिया जाए, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिव ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ OCD। उसके अलावा बस ट्रीटमेंट से ये होगा, अच्छा लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ट्रीटमेंट है तो इसका मतलब है थॉट्स आना ही बंद हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। मतलब ये होगा कि जो इंटेंसिटी ऑफ थॉट्स हैं और जो आपकी थॉट्स डिसफंक्शनैलिटी जितनी कॉज करें, जितनी एंग्जाइटी हो रही होती है, जैसे अगर एक थॉट आ रहा होता है उन इंडिविजुअल्स को, तो अपेरेंट एंग्जाइटी उनके फिजिकल साइंस एंड सिम्टम्स की फॉर्म में विजिबल होती है कि वो कितना डिस्टर्ब हो रहे हैं अपने उस थॉट से। तो ये होगा कि जब मेडिकेशन ले रहा होगा कोई, तो वो उन थॉट्स पे जो उसकी रेजिस्ट करने की एबिलिटी है ना, वो इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि थॉट्स की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। बेसिकली मेडिकेशन का इतना इफेक्ट होगा कि इंटेंसिटी कम हो जाएगी, दूसरा जो फ्रीक्वेंसी है जिससे वो आ रहे हैं वो थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, तो जो डिसफंक्शनैलिटी कॉजिंग फैक्टर था वो थोड़ा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बेसलाइन एंग्जाइटी जो है लेवल्स वो ड्रॉप कर जाएंगे। और जो उनकी लाइफ की डिसफंक्शनैलिटी है, यानी अगर जैसे वो हाथ धो रहे हैं तो धो ही जा रहे हैं और कोई और काम नहीं कर पा रहे, अगर बाहर किसी से मिलने नहीं जा रहे इस वजह से कि उन्हें बार बार नहाने की थॉट आता है या कपड़े बदलने का थॉट आता है, तो उनकी जो डिसफंक्शनैलिटी का एलिमेंट है वो कम हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन। तो विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट कि क्योर तो इंटायरली पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट बहुत हद तक ड्रास्टिक डिफरेंस ला सकते हैं किसी की लाइफ मेंटेनेंस के अंदर। तो ये बेसिक OCD के जो मेडिकल पैरामीटर्स हैं काइंड ऑफ, वो थोड़ी सी था कि इसमें हमने पैथोलॉजी देखी कि बेसिकली पाथवेज जो है वो कौन से इन्वॉल्व हैं। इसके अंदर हमने लूप की बात की जो वो इन्वॉल्व है, जिसके अंदर जो है वो डिसफंक्शन आता है, तो फिर अल्टीमेटली जो है आपके ब्रेन जो है, हाँ ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस आ जाते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन उसको एक थ्रेट की तरह परसीव करता है और हार्मलेस सिग्नल्स को भी एक तरह से वो हार्मफुल समझ के उन पे एक्ट करना शुरू कर देता है, और फिर वो टास्क शट डाउन भी नहीं होता कि पता चले टास्क कंप्लीट हो गया एंड देन वी आर स्टक इन दैट लूप। तो ये इसका जो है डैमेज किया। उसका जो न्यूरोकेमिकल है वो हमने डिस्कस किया कि सेरोटोनर्जिक पाथवेज जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। जहाँ तक रिस्क फैक्टर्स की बात है, वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इज़ देयर, लेकिन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ट्रिगर का रोल प्ले कर सकते हैं। फिर मेडिकल ट्रीटमेंट की बात हमने की कि सेरोटोनिन जो SSRIs हैं उनका बहुत अच्छा इसमें रिस्पॉन्स है, और लेकिन मेडिकेशन कंप्लायंस इज़ मैंडेटरी फॉर दैट टू गेट द रिजल्ट्स। बिल्कुल। तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो हो गया, आपने काफ़ी समराइज़ भी कर दिया कि मेडिसिन्स SSRI फर्स्ट लाइन होती है, अगर वो नहीं काम कर रहे तो वी कैन गो फॉर द ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट TCS, लेकिन उनके अंदर साइड इफ़ेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए ही उनको लेके चलते हैं। इसके अलावा जो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीटमेंट की जाती है, जिसमें एक्सपोजर थेरेपीज़ इन्वॉल्व हैं, तो मैं चाहूँगा कि मिस मरियम आप हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि वो क्या क्या डिफरेंट तरीके की ग्रेडेड एक्सपोजर थेरेपी और फ्लडिंग टेक्निक जैसे होती है एक्सपोजर थेरेपी, तो ये क्या एक्सपोजर थेरेपीज़ हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं OCD के अंदर? जी
बिल्कुल, जो ओसीडी का साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है वो मैं अभी आपको बताऊँगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको माइंड वर्सेस ब्रेन पे बताना चाहती हूँ जी। कि माइंड क्या होता है और ब्रेन क्या होता है। अब जैसे ब्रेन है, हम उसको टच कर सकते हैं, इसमें केमिकल्स होते हैं डिफरेंट जो हमारे ब्रेन्स के हैं, जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन और इस तरह के जो भी केमिकल्स हैं हमारे। और जो माइंड है, वो हमारी तर्जुमानी करता है, जो हम हैं, जो हुँ। हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हमारा माइंड होता है। अब जो ऑटोमेटिक थॉट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर रात को मैं सोने के लिए लेटी हूँ तो मुझे ख्यालात आ रहे हैं कि काश मैं इस तरह बोल देती, काश मैं किसी जगह इस तरह एक्सप्लेन कर देती, काश मैं ग्रुप में अच्छा बोल लेती। मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको। तो इस तरह के जो थॉट्स हैं ये ऑटोमेटिक थॉट्स हैं। ये कहाँ से आएंगे? ये हमारे ब्रेन से आएंगे। तो जो ऑटोमेटिक थॉट्स होते हैं वो हमारे ब्रेन से आते हैं, और जो हमारे सोचे समझे ख्यालात होते हैं वो हमारे आते हैं माइंड से। हुँ। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि कुछ हमारे नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं मोबाइल फ़ोन पे, मल्टीपल नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं, लेकिन हम फोकस किस पे करते हैं? जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। हुँ। किसी का मैसेज आ गया या कोई इंपॉर्टेंट ईमेल आ गया, हम उस पे फोकस कर रहे होते हैं। जो साइड पे हमारे साइड कैरेक्टर जो हमारे होते हैं, ईमेल्स होती हैं या नोटिफिकेशंस होते हैं, हम उसको ब्लर ले रहे होते हैं, हम उस पे फोकस नहीं कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारी सोचें होती हैं, जैसे हमारी ओसीडी में होती हैं। अब ओसीडी के लिए ये 4 आर्स का फॉर्मूला है, जैसे कि जिसमें है रीलेबल, रीएट्रीब्यूट, हुँ। रीफोकस एंड रीवैल्यू। इसमें सबसे पहले हम ये कहते हैं कि ये जो हमें थॉट्स और ऑब्सेशंस आ रही हैं, ये हमारे ब्रेन से आ रही हैं। जो जैसे मैंने अभी समझाया कि वो ऑटोमेटिक थॉट्स हमारे ब्रेन से आती हैं। तो इसमें ये आएगा कि ये जो ब्रेन है, मेरे थॉट्स, ऑब्सेशंस ब्रेन से आ रहे हैं, और मेरे ब्रेन से ये ब्रेन ने गलती से सीख लिया है। अनइंटेंशनल जो हम बात करते हैं, हुँ। उसको जान के ब्रेन ने ये सब कुछ नहीं सीखा होता। ये हुँ। अनइंटेंशनल मेरे ब्रेन ने ये सीख लिया है, लेकिन मैं अभी जो काम कर रहा हूँ, मैं वो काम कर लेता हूँ, और फिर मैं कल टेंटेटिवली मैं कल 10 बजे इस बारे में सोचूँगा। हुँ। पहली चीज़ ये कि मेरे जो ब्रेन से ये केमिकल्स जो रिलीज़ हो रहे हैं, जिसकी वज़ह से मुझे थॉट्स आ रहे हैं, हुँ। ऑब्सेशंस हो रही हैं, ये मेरे ब्रेन ने सीख लिया है। हुँ। और मैं भी जो काम कर रहा हूँ, मैं वो काम कंप्लीट कर लेता हूँ। मैं इसके बारे में कल सोच लूँगा या रात को 10 बजे सोच लूँगा। हुँ। मतलब कोई इस टाइम पे देख सोच लूँगा इसका बिल्कुल, मतलब टाइम लाइक। सेट कर लेते हैं हुँ। हम कि इस बारे में हम सोचेंगे। डिले यस। करना कहते हैं इसको। तो हम इस तरह इसको डिले कर लेंगे। इससे क्या होगा? थोड़ी देर के लिए जो इंटेंसिटी अप होती है थॉट्स की, वो हुँ। ग्रेजुअली कम होती रहेगी। जैसे कि एक बच्चा माँगता है, कुरकुरे माँगता है, और उसकी अम्मी कहती हैं कि नहीं, मैं आपको कल ले दूँगी। तो कल हो सकता है उस बच्चे को याद भी ना हो कि मैंने कुरकुरे लेने हैं। तो बिल्कुल। ये इसी तरह ही होता है कि इंटेंसिटी कम हो जाती अपनी है। ब्रेन को भी लारे लगा देने हैं। जी, लारे लगा देने। बिल्कुल, थॉट्स को थोड़ी देर के लिए बस गुज़रने देना, हमने एक्ट नहीं करना उन पे, ये चीज़ होती है इसमें। बिल्कुल। तो हो सकता है कि उस वक़्त आप, हो सकता है अगले दिन आप बैठे हैं 10 बजे सोचने के लिए, लेकिन क्या होगा? इंटेंसिटी बहुत कम हो गई। आपका उस वक़्त दिल नहीं कर रहा होगा कंपल्शंस का, और वो जिस तरह बच्चे की एग्ज़ाम्पल दी, हो सकता है उसको कल याद भी ना हो। हुँ। तो इस तरह होता है कि आपको थॉट्स की इंटेंसिटी एकदम बहुत पीक पे जाती है, लेकिन अगर आप उस पे एक्ट ना करो तो वो ऑटोमेटिकली डाई डाउन हो जाती है। हुँ। ये इसमें आता है। और फिर जहाँ आप एक्सपोज़र की बात कर रहे थे, तो एक्सपोज़र, यस, एक्सपोज़र एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, EPR इसको एक टेक्नीक का नाम है, वो होता है। एक्सपोज़र से मुराद, एक्सपोज़र बहुत डेंजरस वर्ड लग रहा होगा, क्या एक्सपोज़र हो हुँ। जाएगा? और एक ओसीडी के पेशेंट के लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम करेंगे ग्रेजुअल एक्सपोज़र कि बिल्कुल। फॉर एग्जांपल टेबल से हम स्टार्ट करेंगे, बड़े अगर उसके कोई फ़ोबियाज़ हैं तो वहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे। और इसमें जो हम रिस्पॉन्स प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल कि अगर टेबल को हाथ लगाया, फिर हम उसको हाथ नहीं धोने देंगे। हुँ। उसका रिस्पॉन्स जो है वो प्रिवेंट कर लेंगे। क्या हो जाएगा? 10 मिनट के लिए बहुत ज़्यादा थॉट आएगा, अनकंफर्टेबल हो रहा होगा, एंग्ज़ायटी फ़ील कर रहा होगा, फ़िज़िकल साइन्स आ रहे होंगे, हुँ। लेकिन 10-15 मिनट के बाद वो इंटेंसिटी डाई डाउन हो डाई डाउन हो जाएगी, जाएगी। और फिर वो उसको रियलाइज़ होगा कि हाँ, इसके अगर मैंने हाथ नहीं धोए तो मुझे कुछ नहीं हुआ। क्योंकि ओसीडी में हमें लगता है कि अगर मैंने हाथ ना धोए तो मुझे कोई बीमारी लग जाएगी, मुझे कोई हुँ। मसला हो जाएगा, मेरे हाथों को कुछ हो जाएगा। बिल्कुल। ये सिर्फ थॉट्स होते हैं, ऐसा असल में नहीं होता। तो इस तरह हमने ग्रेजुअल एक्सपोज़र देना होता है कि ग्रेजुअली हम एक्सपोज़ करें उनको टेबल से या जिस चीज़ की भी उनको ओसीडी है, उस चीज़ से ग्रेजुअल एक्सपोज़र करें और रिस्पॉन्स को प्रिवेंट करें। जो कंपल्शन हमें ऑटोमेटिकली किसी भी रिस्पॉन्स पे आती है, तो वो हम हुँ। उसको प्रिवेंट कर लें। इससे क्या होगा, जो एक पीक आती है, वो ग्रेजुअली स्लो डाउन हो जाएगी ऑन इट्स ओन।
ब्रेन भी काम डाउन हो जाएगा, हमारे थॉट्स भी काम डाउन हो जाएंगे। और ये ग्रेजुअल स्टेप्स होंगे, ग्रेजुअली होगा। जैसे मैं बार बार बता रही हूँ कि यकदम आप किसी पे ये चीज़ नहीं फोर्स कर सकते, ये ग्रेजुअली होगा। ये चीज़ लाजमी याद रखनी है। और इसमें क्या होगा, बिल्डिंग टॉलरेंस, आहिस्ता आहिस्ता हम टॉलरेंस डेवलप करेंगे। पहले 5 मिनट्स के लिए हम उसको रोक सकते हैं रिस्पॉन्स प्रिवेंशन के लिए, फिर 10 मिनट्स के लिए रोक सकते हैं, फिर ऐसा ऐसा 20 मिनट्स के लिए हम रिस्पॉन्स रोक सकते हैं। और 20-25 मिनट्स में तो हमारे थॉट्स ऑटोमेटिकली डाई डाउन हो जाते हैं, तो वो रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, जिससे बिल्कुल। पर्सन खुद लर्न करेगा कि मुझे वाकई में कुछ नहीं हुआ। हम्म। तो इस तरह ये काम आ सकता है। और जिससे क्या होगा कि जो हमारा फेयर का जो रिस्पॉन्स है वो वीक हो जाएगा, जो थॉट्स की जो पावर हैं वो थोड़ी कम हो जाएगी। और जो हम लगता है कि हम मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन वो सब देख रहे होंगे कि हाँ, ये मैनेज हो सकता है। तो सही। ये जो ऑब्सेसिव थॉट्स हैं, हमने इनको मोबाइल की नोटिफिकेशन की तरह ही लेना है। जो हम इम्पोर्टेंट नहीं समझते तो वो हम नहीं देखते। सही हो गया। उनकी तरह हमने थॉट्स वो सोचने हैं जो हम सोचना चाहते हैं। उन थॉट्स पे नहीं काम करना जो हम सोचना नहीं चाहते, ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। इससे भी चीज़ें बेहतर होंगी। वो सोचें जो आप सोचना चाहते हैं, उन पे बिल्कुल। फोकस करें, सही। बनिस्बत के जो ऑटोमेटिक सोचें आ रही हैं। सही हो गया। तो इस तरह साइकोलॉजिकली ओसीडी को भी ट्रीट किया जा सकता है। एक तो बिल्कुल। हो गया, हमने डॉक्टर रहमान ने हमें एक्सप्लेन किया कि मेडिकल साइड से भी हम ओसीडी को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, जो ब्रेन की रीट्रेनिंग है, बिल्कुल। जिसमें आपने 4 आवर्स का जिक्र किया, वो भी बहुत ज़रूरी है इस बीमारी को मैनेज करने के अंदर। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे कि ओसीडी जो डेली लाइफ के अंदर और रिश्तों के अंदर अफेक्ट करती है, वो किस तरह अफेक्ट करती है, उसको किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, और इसके मुतल्लिक जो कॉमन मिथ्स हैं, कॉमन गलत फहमियाँ जो हैं मुआशरे में, वो क्या हैं और उनको किस तरह दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके। और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। सो वेलकम बैक। आप देख रहे हैं यू आस्क्ड इट, और आज के दिन हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ओसीडी का, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का। ब्रेक पे जाने से पहले हमने डिस्कस किया ऑब्सेशंस क्या होती हैं, कंपल्शंस क्या होती हैं। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर रहमान ने हमें बताया कि इट इज़ ए न्यूरोसाइकाट्रिक डिसऑर्डर, जिसके अंदर एक लूप बनता है, जिसकी वजह से सारा वो डिसफंक्शन आता है, ऑब्सेशंस और कंपल्शंस जनरेट होती हैं, और जो हार्मलेस स्टिमुलस होता है वो भी हार्मफुल स्टिमुलस कंसिडर किया जा रहा होता है ब्रेन की तरफ से। उसके मैनेजमेंट को भी हमने डिस्कस किया कि मेडिकल मैनेजमेंट, जिसके अंदर एंटी डिप्रेसेंट्स हायर डोजेज के अंदर और ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिनमें SSRI आर फर्स्ट लाइन, और अगर वो काम ना करें, मतलब ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट केसेस के लिए TCAs को भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन ये सब कुछ एक साइकाइट्रिस्ट, एक प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट ही प्रेस्क्राइब करता है। और इसके अलावा जो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मिस मरियम ने डिस्कस किया कि जो एक्सपोजर थेरेपी है वो क्या हो सकती है, किस तरह एक ट्रेंड थेरेपिस्ट अपने पेशेंट के साथ मिल के उन्हें OCD मैनेजमेंट की तरफ लेके आता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो एक OCD पेशेंट है और उसकी फैमिली है, उनकी डेली लाइफ और उनके रिलेशनशिप्स में किस तरह ये OCD का अफेक्ट आता है, किस तरह OCD के थॉट्स, कंपल्शंस, ऑब्सेशंस उनकी लाइफ को डिसफंक्शनल बना रही होती हैं, उनमें क्या चीज़ें हैं
क्या बातें हैं जो करके वो इन जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, इन डिसऑर्डर्स को बेहतर बना सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मिस लाइबा आप एक्सप्लेन करें कि हमें भी और हमारी ऑडियंस को भी कि हम क्या चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं इस डिसऑर्डर को, इस डिसफंक्शनैलिटी को बेहतर करने के लिए। जी। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन डॉक्टर अहमद। देखिए, जब हम ओसीडी की बात करते हैं ना, तो ये सिर्फ एक इंसान को अफेक्ट नहीं कर रही होती। इट हैज़ अ ह्यूज इम्पेक्ट ऑन योर डेली लाइफ, योर फैमिली, योर रिलेशनशिप्स। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे फैमिली डायनामिक्स को ओसीडी इस तरह से अफेक्ट करती है, अगर हम रीअश्योरेंस सीकिंग की बात करें। A person with OCD, like they often seek constant reassurance, like बार बार पूछना कि मैंने जो है वो लॉक कर दिया था, मैंने डोर लॉक कर दिया था, अगर मैंने कोई अरेंजमेंट किया है तो मैं बार बार पूछूं कि ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक लग रही है। बार बार एक सवाल को करना, इवन कि 1 मिनट में ही उस सवाल को 50 दफ़ा कर लेना, बहुत एग्जॉस्टिंग हो सकता है फैमिली मेम्बर्स के लिए भी, और पेशेंट के लिए तो है ही है, लेकिन फैमिली मेम्बर्स के लिए भी वो बहुत एग्जॉस्टिंग हो सकता है। इसी तरह अब एक पॉइंट यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि फैमिली बहुत अकोमोडेट करी होती है। अब फैमिली की अकोमोडेशन किस तरह से होती है कि आपको पता है कि फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट है तो और उनको जो है वो क्लीनलीनेस से रिलेटेड ऑब्सेशंस आ रही हैं, तो अब फैमिली ये करेगी कि वो बार बार डिशेस को धोएगी, बार बार एक जो है, ताकि उनको बच्चे को अगर एक फियर है जर्म से रिलेटेड, तो उसको कवर करने के लिए वो बार बार उस चीज़ को परफॉर्म कर रहे होंगे। आइटम्स को उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट करने लग जाएंगे। अगर उनको कॉन्टामिनेशन का या जर्म्स का कोई उस तरह से रिलेटेड उनको ऑब्सेशंस आ रही हैं, तो वो इवन के गेस्ट को इनवाइट करना छोड़ देंगे, इवन के एक पर्टिकुलर बेडरूम में बिठाना छोड़ देंगे, उनकी बेडशीट के ऊपर कि कोई गेस्ट ना बैठे। तो एक तरह से ये होता है कि यहाँ पर आपकी जो फैमिली होती है ना, वो भी आपके ओसीडी पैटर्न्स को रीइंफोर्स कर रही होती है, आपकी सर्टेन ऑब्सेशंस को रीइंफोर्स कर रही होती है, जब वो आपके लिए सर्टेन वे में बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस तरह से आप डिमांड कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है जिसको हम कहते हैं कि रिलेशनशिप स्ट्रेन बहुत ज़्यादा आता है। अब रिलेशनशिप स्ट्रेन इस तरह से आता है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, क्योंकि आपको तो अगर कंटेमिनेशन से रिलेटेड कोई फियर है, या आपको इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं कि अगर आपने किसी को टच किया तो आप गंदे हो जाएंगे और आपको दोबारा से हाथ धोने पड़ेंगे, तो प्रॉब्ली आप फिजिकल टच को अवॉइड करेंगे, आप हैंडशेक को अवॉइड करेंगे, आप हग को अवॉइड करेंगे। तो इससे ये हो सकता है कि आपका पार्टनर दे माइट फील रिजेक्टेड, कि मे बी आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। अब इसमें ये हो सकता है कि आप जो है वो अपनी ओसीडी की वजह से आप जो है वो फैमिली गैदरिंग्स को अवॉइड कर रहे हैं। अब ये हो सकता है कि आपकी फैमिली मेम्बर को लगे कि मे बी आप लेजी हैं या आपका इंटरेस्ट नहीं है फैमिली के अंदर, तो एक ये चीज़ भी आ सकती है। अब इसमें ये होता है कि एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट आता है फैमिली के अंदर, के फैमिली की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप राइट वे में बिहेव करें, लेकिन वो शायद देख नहीं पाते कि आप एक डिसऑर्डर से ऑपरेट कर रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम ओसीडी की बात करें तो ये सिर्फ लॉक चेक करने से या एक ऑब्सेशन तक तो लिमिटेड नहीं है ना, ये एक जो आपको बहुत बड़े लेवल के ऊपर आपको अफेक्ट कर रहा होता है, आपकी पूरी लाइफ में डिसफंक्शनैलिटी कॉज की होती है। तो कि आपकी फैमिली की ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो आपसे पूछते हैं कि वाई कांट यू जस्ट स्टॉप, लेकिन वो ये चीज़ समझ नहीं पाते कि आपकी स्ट्रगल भी कितनी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आपकी एंग्जाइटी है, वो छोटी चीज़ों को लेके वो सब कुछ आपके डिसऑर्डर से आ रही है। तो यहाँ पे जो फैमिली की एजुकेशन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। लाइक फैमिली को एजुकेट करना ही एक प्राइमरी यहाँ पे गोल होता है। फॉर एग्जांपल रादर देन कि वो उस चीज़ को जो है वो एनेबल करें, हमने वहाँ पे हेल्प करनी होती है, राइट हेल्प प्रोवाइड करनी होती है। अब अनेबलिंग ये होती है कि अगर आपका बच्चा है वो ये कह रहा है कि मैंने किसी फैमिली गैदरिंग में नहीं जाना है, या फिर मैंने कोई इवेंट अटेंड नहीं करना, और आप कहें कि हाँ ठीक है, इट्स ओके, मत करें आप, ये होगा कि मैं अनेबल कर रही हूँ, मैं उनके जो ओसीडी है उसको रीइंफोर्स कर रही हूँ कि इट्स ओके, अगर आपने नहीं करना तो आप ना करें। अब राइट हेल्प यहाँ पे ये हो सकती है कि मैं उनसे ये करूँ कि मे बी मैं वहाँ पे आई कैन हेल्प यू, लाइक अगर आपको हेल्प चाहिए हो, आप इवेंट पे चलो, आपको एंग्जाइटी हो रही हो या आपको कंफर्ट करना हो, तो मैं आपको वहाँ पे राइट हेल्प प्रोवाइड कर सकती हूँ, बट आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा। तो ये होता है कि आप देखते हैं कि आपने उनके बिहेवियर्स को रीइंफोर्स नहीं करना, बल्कि आपने उनके बिहेवियर्स को इस तरह से आप मॉडिफाई कर सकते हैं कि राइट हेल्प प्रोवाइड करके। अगर वो बार बार चेकिंग का कह रहे हैं, लॉक चेक कर रहे हैं, या उनको किसी और तरह की ऑब्सेशंस आ रही हैं, तो आप उसको राइट वे में आंसर करके उनको बता के कि दीज आर जस्ट योर थॉट्स, कि वो जो होता है ना कि फैक्ट्स और थॉट्स में एक डिफरेंस क्रिएट करना कि ये आपके ओसीडी के थॉट्स हैं, ये आपके ऑब्सेशंस हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम योर ब्रेन। तो एक राइट हेल्प प्रोवाइड करना बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा एंड गोल तो यही होता है कि हमने उनको इंडिपेंडेंस की तरफ लेके आना है और रूटीन बिल्डिंग की तरफ लेके जाना है। क्योंकि कोई इंसान जो बार बार कंपल्शंस परफॉर्म कर रहा है अपनी ऑब्सेशन से डील करने के लिए,
उनके हर डोमेन में डिसफंक्शनैलिटी तो आ रही है, चाहे फिर उनकी फैमिली हो, उनका वर्क हो, उनकी हॉबीज़ हो, क्योंकि वो अपना सारा टाइम ही जो है वो उस एक एक्टिविटी के ऊपर उनका फोकस है जहाँ पे वो कंपल्शंस परफॉर्म करी जा रहे हैं। तो हमारा गोल ये होता है एज अ फैमिली भी कि हम उनको री एंगेज करें एक्टिविटीज़ में और उनको इस तरह से एश्योरेंस दें कि हम उसको रीअश्योर ना कर रहे हैं उनके कंपल्सिव बिहेवियर को नहीं, बल्कि उनको राइट हेल्प प्रोवाइड करके। फॉर एग्जांपल अब इसमें ये भी हो सकता है कि आप उनको काउंसलिंग के लिए लेके जा सकते हैं, मेडिकेशन के थ्रू हो सकता है। इसके अलावा जिस तरह मैं बात करी हूँ कि उनको बता के कि किस तरह से कि वो सिर्फ उनकी ऑब्सेशंस हैं, जबकि उनके बिहेवियर को आप जो है वो रीइंफोर्स ना करें, बल्कि उनको एक राइट हेल्प प्रोवाइड करें जो कि हेल्पफुल भी हो सकता है उनकी OCD के पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए। जी, तो इस तरह उनकी जो लाइफ है वो डिसफंक्शनैलिटी की तरफ जा रही होती है, लेकिन हम उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं उसको प्रॉपरली थ्रू प्रॉपर जो ट्रेंड जो साइंटिफिक कह लें रीजनिंग है उससे उसको हेल्प कर सकते हैं। और सिर्फ़ और सिर्फ जो पेशेंट है वो सफ़र नहीं कर रहा होता, बल्कि उनके साथ जो उनके लव वंस होते हैं, उनकी फैमिली होती है, वो भी सफ़र कर रही होती है। इसीलिए इस बीमारी के अंदर जो साइको एजुकेशन है वो फैमिली की भी बहुत ज़रूरी है। उनको भी समझाना, उनको भी बताना कि ऑब्सेशंस क्या होते हैं जिनकी वजह से कंपल्शंस आ रहे होते हैं, और जो पेशेंट है वो एक्चुअल में कहाँ पे जा रहा है, किस डिस्कम्फर्ट से, किस डिसऑर्डर से वो सफ़र कर रहा है। तो इसी के मुतल्लिक जो कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर रामा आप हमें प्रोग्नोसिस के मुतल्लिक भी बताएं कि OCD के अंदर जो प्रोग्नोसिस है, जब ट्रीटमेंट के अंदर पेशेंट आ जाता है तो क्या प्रोग्नोसिस उसके लिए बन सकता है। एक पेशेंट को, एक फैमिली को अगर हमने बताना हो कि क्या चांसेस हैं फिर ट्रीटमेंट के बाद उसकी OCD को रिलीफ में, तो मैं चाहूँगा कि आप इसके मुतल्लिक हमें बताएं। थोड़ी सी जो पहले मिथ्स हैं उनके बारे में तो डिस्कशन के जो समझा जाता है कि OCD जो है वो विल पावर या आपके लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल की वजह से आ रहा है। तो पहले तो अभी हमने उस पर वैसे डिस्कस भी कर लिया है कि इट इज़ एक्चुअली देयर इज़ अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बिहाइंड इट, कि अगर कुछ हो रहा है तो उसके अंदर पाथवेज जो है डिस्ट्रप्शन हुई हुई है या न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्वमेंट है। तो इट इज़ नॉट इंटायरली कि बंदा करना नहीं चाह रहा है या फिर वो अपने थॉट्स पे एक्ट करे तो वो उसका कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं है या उसका कैरेक्टर डिफेक्ट है कोई। तो एक तो ये पहली मिथ इस हवाले से होती है। दूसरा, इसको सिर्फ एसोसिएट किया जाता है कि सिर्फ जो है अगर कोई बार बार हाथ धो रहा है या बार बार कपड़े बदल रहा है या नहा रहा है या इस तरह की क्लीनलीनेस के साथ बेसिकली सिर्फ एसोसिएट किया जाता है इसको OCD को, जबकि इसमें कोई भी थॉट हो सकता है। जैसे अगर कोई ये थॉट आ रहा है किसी को कि मैंने जाके बाहर दरवाज़ा चेक करना है बार बार लॉक हुआ है या नहीं हुआ, तो ये भी OCD का पैटर्न होगा। अगर कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं सामने उसके और उसको हो रहा है कि मैंने एक ऑब्सेशन या कंपल्सिव फीलिंग है, उसको अंदर से अर्ज है कि मैंने इसको सही करके ऑर्डर में रखना है, तो दैट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन दैट कम्स ऑल्सो अंडर द सर्कल ऑफ OCD। तो सिर्फ इसका ताल्लुक जो है साफ़ सुथरा रहने से या उसके साथ ताल्लुक नहीं है कि गंदगी से ही ये सिर्फ गंदगी रिलेटेड थॉट्स ही आएंगे कि कंटेमिनेटेड है ये सरफेस या ये इससे हैंड शेक नहीं करना क्योंकि ये साफ़ नहीं होगा हाथ या जर्म्स आ जाएंगे। सिर्फ ये थॉट्स पैटर्न नहीं हो सकते। कोई भी थॉट का बार बार आना और उस पर बार बार एक्ट करना ये OCD के अंडर ही आता है। फिर उसके बाद एक और जो समझा जाता है कि OCD पेशेंट जो डेंजरस हो सकते हैं, यानी उनको कोई भी ख्याल आएगा तो वो तो एक्ट करने लग जाएंगे, ये समझा जाता है। लेकिन इसमें जो जिस तरह मैंने पहले भी डिस्कस किया कि इसके अंदर थॉट्स की उनके वो तो अपने बल्कि थॉट्स को एस्केप करना चाह रहे होते हैं। उनके अंदर इंसाइट भी होती है कि इर्रेशनल थॉट्स हैं, मतलब इनके पीछे कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है। वो साइकोसिस के पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर ऐसा होता है कि इंसाइट नहीं होगी या वो उनको कुछ भी थॉट आएगा तो वो उस पर एक्ट कर लेंगे। इन पेशेंट्स के अंदर दे नो कि थॉट्स जो हैं वो इरेशनल है, उनके पीछे कोई लॉजिकल बेसिस नहीं है या वो नहीं करने चाहिए ये एक्शंस, मतलब ये वाली इंसाइट होती है। तो दे आर नॉट एक्चुअली डेंजरस, दे आर जस्ट ट्राइंग टू एस्केप देयर ओन थॉट्स। तो उनको उस तरह ही डील करना चाहिए और इनेबल नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली, और उनको सपोर्ट ही करना चाहिए जो कि प्रोफेशनल हेल्प ही प्रोवाइड की जा सकती है। अब प्रोफेशनल हेल्प के भी दो कंपोनेंट जिस तरह डिस्कस किए कि एक मेडिकल मैनेजमेंट है जिस तरह किसी भी साइकाइट्रिक इलनेस की होती है, और साथ में साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी है जिसके अंदर एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन वाली जो थेरेपी है कि आप उन्हें एक्सपोज करें और फिर उसके बाद फर्दर उनका रिस्पांस इनहिबिशन होगी अल्टीमेटली, और विद पैसेज ऑफ टाइम उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। तो ये दोनों चीज़ें अगर की जा रही हों, जैसे मेडिकेशन भी ली जा रही हो और उसके साथ कंप्लाइंस भी हो और साथ में काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे भी काम किया जा रहा हो डिज़ीज़ के, तो अल्टीमेटली प्रोग्नोसिस अच्छा होता है ऐसे पेशेंट्स का। लेकिन चूँकि एक क्रॉनिक डिज़ीज़ है
क्योंकि किसी भी साइकेट्रिक इलनेस की तरह या किसी भी क्रॉनिक इलनेस की तरह इसकी मैनेजमेंट लाइफ लॉन्ग है। आपको मतलब जहाँ पे लगे कोई पैटर्न्स वापस जा रही है, रिलैप्स की तरफ जा रहे हैं, तो यू नीड टू कंसल्ट योर साइकाइट्रिस्ट कंसर्न या फिर जो भी काउंसलर आप जिनसे बात करते हैं, तो यू नीड टू गो टू देम। राइट हेल्प अप्रोच करना या राइट हेल्प के पास जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। या किसी भी पॉइंट पे आपको लगे कि मेडिकेशन अगर पॉज भी हो गई है किसी के एंड स्टिल वो समझते हैं कि उनको वापस वो पैटर्न्स आ रहे हैं, तो रीविजिट करना और दोबारा प्रोफेशनल के पास जाना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट रिगार्ड। उसके अगर मेडिकेशन कंप्लाइंस और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी काम किया जाए तो फिर 100% रिजल्ट है इस हवाले से कि क्योर नहीं होगा, लेकिन थॉट्स की इंटेंसिटी और जो लाइफ डिसफंक्शनैलिटी की तरफ जा रही थी वो डिसफंक्शनैलिटी नहीं रहेगी। मतलब फंक्शनल हो जाएगी लाइफ। जितने थॉट्स उनको बॉदर कर रहे थे कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, वो नहीं होगा। नॉर्मल लाइफ इंटरफेरेंस जो है कम हो जाएगी थॉट्स की जो होती है, कि वो अपने थॉट्स पे एक्ट ना करने को रेजिस्ट कर सकेंगे। मतलब जो एबिलिटी टू रेजिस्ट है वो इम्प्रूव हो जाएगी विद मेडिकेशन और विद द ट्रीटमेंट, और फंक्शनिंग ओवरऑल इम्प्रूव हो जाएगी। एंग्जाइटी मैनेजमेंट उनको आ जाएगी कि अगर कोई थॉट आ भी रहा है तो उसको मैंने कितने देर तक किस तरह डील करना है कि अल्टीमेटली मुझे उस पर एक्ट ना करना पड़े। और फिर आपको एक अपना सेल्फ कंट्रोल भी फील होगा, जो कि ऐसे पेशेंट्स को लगता है कि उनका कंट्रोल लूज़ हो गया अपने ऊपर, तो ऑटोनॉमी जो है वो अपने ऊपर डेवलप हो जाएगी वापस उनकी। तो विच इज़ वेरी उनके लिए साई ऑफ रिलीफ होगा एक तरह से, कि मतलब हमें हमारी ज़िंदगी पे थोड़ा कंट्रोल वापस मिल गया, जो कि इस प्रोसेस के दौरान बहुत से लोगों को लगता है कि हमने लूज़ कर दिया है। और फिर वो इसको रिलेट करते हैं कि हम मतलब एक डिस्ट्रेस होता है उनके लिए कि हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे अपने एक्शंस को, तो उससे भी उन्हें हेल्प मिलेगी। तो अल्टीमेटली ट्रीटमेंट मतलब प्रोग्नोसिस अच्छा है, लेकिन कंप्लायंस इज़ मैंडेटरी एज ऑल द डिजीज। तो ये था आज का शो हमारा, जिसमें हमने ओसीडी को समझा कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर सिर्फ ऑब्सेशंस कंपल्शंस और डिसऑर्डर से ही रिलेटेड है, कि कोई भी ऑब्सेशन किसी भी किस्म की आ सकती है, जैसे कोई कंपल्शन रिलेटेड एसोसिएटेड हो सकती है। लेकिन इसको ये समझना, ये मिसकंसेप्शन रखना कि ओसीडी कोई चॉइस है, कोई किरदार की ख़राबी है, ये एक लेड बैक सोच रह गई है आज के ज़माने में, जहाँ पे हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन मौजूद है। हमारे पास चैट जीपीटी है, गूगल है, हम किसी भी फोरम से एक इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। हमारा फोरम भी इसीलिए डेली बेसिस पे ये इंफॉर्मेशन लेके आता है अपनी ऑडियंस के लिए, और बताता रहता है कि बीमारी जो है उसको बीमारी ही समझा जाना चाहिए, और बीमारियों का इलाज होता है, ना कि उनसे छुपा जाता है, ना उन्हें छुपाया जाता है। अर्ली जो डायग्नोसिस है, अर्ली जो डिटेक्शन है, वो बहुत ज़रूरी है ओसीडी के मामले में भी, ताकि इसका अप्रोप्रिएट और स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट किया जा सके। एक कंबाइंड ट्रीटमेंट ही बेस्ट थेरेपी समझा जाता है, जिसके अंदर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से और मेडिकल एस्पेक्ट से, दोनों एस्पेक्ट से काम किया जाता है पेशेंट के साथ और उनकी फैमिली के साथ, ताकि सारे का सारा बोझ किसी एक पर्सन के ऊपर, किसी एक पेशेंट के ऊपर ना डाला जाए, बल्कि उसको फैमिली पे बांट दिया जाए, ताकि हर बंदा अपने हिस्से का काम करता रहे और इस बीमारी को बेहतर बनाने में हेल्प करता रहे। तो उम्मीद है कि आज के शो में सब ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। और आखिर पे एक ही बात कहने को मिलती है कि ओसीडी ट्रैप्स द माइंड इन अ लूप ऑफ फियर एंड रिलीफ, बट अंडरस्टैंडिंग ट्रीटमेंट एंड पेशेंस कैन ब्रेक दैट लूप। मतलब कि जो ओसीडी है वो एक लूप में फंसा देती है पेशेंट को, और उसके साथ साथ उसकी फैमिली को भी, जो ऑब्सेशंस हैं, कंपल्शंस हैं, फियर्स हैं, और उस लूप को ब्रेक करने के लिए उसकी ट्रीटमेंट, उसकी मैनेजमेंट ज़रूरी है, और उसकी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो पेशेंट मेडिसिन लेता है, थेरेपी लेता है, फैमिली एजुकेशन लेती है, और मिल के इस डिसऑर्डर को मैनेज करती हैं। तो उम्मीद है कि सब ने आज के शो से सीखा होगा। आज के लिए हमारा इतना ही। कल दोबारा मुलाकात होगी। शबा खैर।